नमस्कार, सुप्रभात। तो सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिली राहत की। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के सीएम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। तो सर्वोच्च अदालत ने करप्शन के मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं जो पक्षकार हैं उनको भी नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री को सुने बगैर ही हाईकोर्ट ने इस तरह का सख्त आदेश दिया है। उससे हर कोई हैरान है, क्योंकि पत्रकारों की याचिका में रावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध भी नहीं किया गया था। रावत की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का पक्ष सुने बगैर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती और इस तरह का आदेश निर्वाचित सरकार को अस्थिर करेगा। वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि एक निर्वाचित सरकार को इस तरह से अस्थिर नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि पक्षकार को सुने बगैर ही क्या स्वतः ही इस तरह का आदेश दिया जा सकता है। तो बहरहाल नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए सच को सामने लाना उचित होगा। ये राज्य के हित में होगा कि संदेह दूर हो, इसलिए मामले की जांच सीबीआई करे। तो ये पक्ष था हाईकोर्ट का कि सच सामने आए, इसके लिए सीबीआई जांच हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बगैर पक्ष सुने कैसे सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हो। कुल मिलाकर राहत मुख्यमंत्री को मिली है। भले ही सर्वोच्च अदालत ने राहत दी हो, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस राहत का कोई मतलब ही नहीं है। न्यायालय सर्वोपरि है, लेकिन बेशक जो है उन्हें राहत मिली है, लेकिन जो आरोप हैं वो तो आरोप सही है और उन आरोपों से मुख्यमंत्री अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। और वहीं अब बीजेपी की बात करें तो हमलावर हो गई ना सिर्फ कांग्रेस पर, बल्कि वकील कपिल सिब्बल को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी की ओर से मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कांग्रेस को घेरा। और उनकी पार्टी ने बाकायदा सौदेबाजी की उमेश शर्मा के साथ, और जानबूझ करके, अब मैं आज ये आरोप लगा रहा हूं, जानबूझ करके मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आपराधिक षड्यंत्र रचा और तमाम सारी झूठी बातें कह करके मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक कारणों से मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब करने का, उनको राजनीतिक नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया, जो कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। और वहीं कांग्रेस इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मुख्यमंत्री को पद से हटना चाहिए। उत्तराखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आधार पर हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने साफ तौर से वहां पर सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर की। मैं चुनौती देता हूं जेपी नड्डा साहब को, मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी जी को। अदालत क्यों गए? सीबीआई आपकी है, सरकार आपकी है, दिल्ली और उत्तराखंड में सरकार आपकी है। अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा लीजिए, जांच करवाइए भ्रष्टाचार की, किसके खाते से किसके खाते में नोटबंदी के दौरान पैसा गया। रावत साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर्स के पीछे मत छुपिए। अगर आपने कुछ पाप नहीं किया तो सीबीआई भी केंद्र सरकार के पास है। इस्तीफा दीजिए और जब तक जांच नहीं हो जाती सीबीआई से बाहर रहिए। यही राजधर्म है। आज जेपी नड्डा जी चुप क्यों हैं? आज मोदी जी और अमित शाह जी चुप क्यों हैं? जब उनके मुख्यमंत्री के ऊपर हमने नहीं लगाए, भ्रष्टाचार के आधार पर सीबीआई की इंक्वायरी हाईकोर्ट ने ऑर्डर की थी, क्यों आप सुप्रीम कोर्ट गए? सवाल यह है, क्या यह नहीं दर्शाता कि भ्रष्टाचार को और डिले करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है?
तो चलिए फिलहाल राजधर्म समझा रही कांग्रेस बीजेपी को। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री ने कल से मंत्रियों के विभागों की समीक्षा का काम शुरू कर दिया है और पहले दिन मुख्यमंत्री के आवास पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के विभागों की समीक्षा हुई और विशेष तौर पर शहरी विकास विभाग से जुड़े जो काम थे उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए। तो मदन कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वच्छता, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेंडिंग जोन और पार्किंग व्यवस्था से जुड़े काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो 18 नवंबर तक मुख्यमंत्री के सभी जो 8 मंत्रियों के अलग अलग विभाग हैं उनकी समीक्षा हो रही है और ये कल से शुरू हुई है। अब अगले विभाग का नंबर आएगा। स्वनिधि योजना है जिसमें जो रेडी ठेली वाले लोग हैं उनके लिए 10,000 रुपये तक की ऋण की व्यवस्था है ताकि वो अपना छोटा मोटा जो भी कारोबार करते हैं उसको ठीक से कर सकें और साहूकारों के चंगुल से बच सकें। स्वच्छता का है और जो वेस्ट मैनेजमेंट के को लेकर के इन सारे विषयों पर बातचीत हुई है। कई जगहों पर हमारे पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो पार्किंग को लेकर के भी बातचीत हुई है। और बड़ी खबर देहरादून से है। आज मुख्यमंत्री डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, वहां हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तो 3 बजे का कार्यक्रम है जब तक विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। शाम 4 बजे कार्यकर्ताओं से फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में मुलाकात भी करेंगे। और अब बात करेंगे देहरादून के साकी एकेडमी की, जहां एक साथ 47 बच्चों ने छुट्टी मांगी तो स्कूल का बेरहम चेहरा सामने आ गया और प्रबंधन की लापरवाही की वजह से 7 बच्चे स्कूल से भाग गए हैं। नेपाल मूल के बच्चों को लेकर देहरादून में संचालित हो रहे बौद्ध मठ सवालों के घेरे में है। साक्य एकेडमी के नाम से चल रहे इस मठ में सोमवार को एक टीचर के साथ साथ छुट्टी मनाने आए बच्चों को डंडे से पीटा गया। दरअसल लॉकडाउन में बच्चे घर नहीं जा पाए और जब उन्हें छुट्टी मांगी तो बच्चों को बुरी तरीके से पीटा गया। बच्चों को एक कमरे में बुलाकर पिटाई की गई। वहीं 7 बच्चों के भागने की जानकारी भी प्रबंधन छुपाता रहा। उसने मीटिंग में बुलाया था हमको और उसके बाद हम मीटिंग में पूछताछ कर रहा था और उस मीटिंग खत्म होने के बाद अचानक हमारा गुरुजी आया था। वहाँ पर गुरुजी वो डंडा लेकर आया था और हम सब लोग भाग गए थे वहाँ से। और कोई जंगल में भाग गया, कोई काम में छुप गया, सब इधर उधर भाग गया था। तो गुरुजी मतलब ज्ञान वज्र जी है, उन्होंने थोड़ा बहुत क्या कहते हैं थोड़ा इमोशनल हो गए, मतलब एक्सीडेंटल है, मतलब ये थोड़ा बहुत मतलब इतने सारे बच्चों को एक साथ पीट दिया। इतने बुरे को पीटा नहीं है, इतना नहीं है, थोड़ा बहुत तो मतलब उकसाया हुआ है मतलब किसी ने। नेपाल तिब्बत से जुड़ा होने के कारण मामला तूल पकड़ता जा रहा है। धर्म परिवर्तन से लेकर बच्चों के आधार कार्ड भी गलत तरीके से बनाने की बात सामने आ रही है। मामले में बाल आयोग अब बौद्ध मठ के नाम पर संचालित हो रहे स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश कर रहा है। कि जो आधार कार्ड आपने, क्योंकि एड्रेस इनका नेपाल का है, आधार कार्ड आपने यहाँ पे बनवाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और उस चीज़ को लेकर हम लोग काफ़ी गंभीर है कि आखिर आधार कार्ड यहाँ पर कैसे बन गया। छुट्टी के नाम पर पिटाई के मामले में भारत और नेपाल की एम्बेसी भी अब इन्वॉल्व हो गई। इसके बाद अब इस पूरे मामले की कई परतें खुलना अभी बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। तो सुनील, हम कल से खबर लगातार दिखा रहे हैं तो ये मामला तो और भी ज्यादा गंभीर हो रहा है। 7 बच्चे कहाँ हैं, आधार कार्ड कैसे आप नेपाली नागरिक को भारत का दे सकते हैं, तो ये बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल प्रीति, ये मामला कल सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ही इसको उजागर किया था कि जो बौद्ध मठ है, जो जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर बच्चों का बेरहमी के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ अमान्य व्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ, पुलिस प्रशासन हरकत में आए। लेकिन प्रीति, इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि चाहे इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सबकी इसमें एक बड़ी लापरवाही उजागर होती है कि पूरे कोरोना काल में जब सारे इंस्टीट्यूशन बंद थे, सारे स्कूल बंद थे, तो फिर 200 से 250 बच्चों के साथ ये बोर्डिंग स्कूल कैसे संचालित हो रहा था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा जो सवाल है कि 2016 से ये बौद्ध मठ संचालित हो रहा है, जहाँ पर सामान्य शिक्षा के अलावा बुद्धिज़्म की भी शिक्षा दी जाती है।
ये 4 सालों तक बिना मान्यता के कैसे रन करता रहा, कैसे स्कूल संचालित होता रहा, क्यों नहीं इस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र गई कि यहाँ पर कोई शैक्षणिक संस्थान संचालित हो रहा है और वो भी बिना मान्यता के। जुलाई 2020 में इस इंस्टीट्यूट को मान्यता मिली, इस बौद्ध मठ को मान्यता मिली और पूरे कोरोना काल में ये चुपचाप संचालित होता रहा, लेकिन किसी को कानों कान इसकी भनक नहीं लगी। 7 बच्चे जब उत्पीड़न का शिकार होते हैं, 7 बच्चे इस स्कूल से भाग जाते हैं, बौद्ध मठ से भाग जाते हैं, लेकिन आज की डेट तक भी उनकी कंप्लेंट पुलिस के पास नहीं है कि आखिर ये जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से और 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, 8वीं तक ये बौद्ध मठ चलता है, 8वीं क्लास तक, तो ये छोटे छोटे बच्चे भाग गए, यहाँ से नेपाल पहुँच गए, कुछ बच्चे नेपाल और भारत के बॉर्डर पर जो बनवासा है वहाँ पर पकड़े गए हैं। इसकी आज तक कंप्लेंट नहीं की गई। पुलिस का कहना है कि उसके पास अभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि चूंकि लॉकडाउन था, इन बच्चों को भेजा नहीं जा सकता था, इसलिए इन बच्चों को यहाँ पर रोका गया था। तो कुल मिलाकर चारों ओर से लापरवाही है। कल न्यूज़ 18 अगर इस मामले को नहीं उठाता, नेपाल से इन बच्चों के अभिभावक अगर स्थानीय जो नेपाल कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट के लोग हों, उनसे अगर कम्युनिकेशन नहीं करते तो ये मामला ऐसे ही चलता रहता और इन छोटे छोटे जो मासूम बच्चे वहाँ पर हैं उनके मोबाइल तक छीन लिए गए। बिल्कुल सुनील, स्कूल के स्तर पर तो जो अमानवीय चेहरा सामने आया है, जो उत्पीड़न की कार्रवाई स्कूल के अंदर की गई वो तो है, लेकिन वही जो बड़े सवाल हैं, भाई आपका प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है? कैसे बच्चे स्कूल के अंदर हैं, कैसे बगैर मान्यता के 4 साल से चलता रहा? तो ये एक घटना ने बहुत सारी जो कमियां हैं, बहुत सारे जो घोटाले हम इसे कहेंगे जो चल रहे थे, उसको सामने ला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यानी कि वन विभाग को अपने नए चीफ मिल गया है। चीफ जयराम 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। बुधवार को उनका लास्ट वर्किंग डे था, लिहाजा बुधवार को ही उनको विदाई दे दी गई। अब उनकी जगह आईएफएस रंजना काला उत्तराखंड वन विभाग की कमान संभालेंगी। बुधवार को शासन ने फॉरेस्ट चीफ के पद पर रंजना काला की तैनाती के आदेश जारी कर दिए। तो हमने पहले बताया था कि अगर वरिष्ठता के आधार पर हम देखें तो अगला नाम किसका हो सकता है, तो 1985 बैच की रंजना काला 31 जनवरी को हालांकि रिटायर हो जाएंगी। वो अभी प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव के पद पर तैनात हैं। रंजना काला 31 अक्टूबर को फॉरेस्ट चीफ के पद पर ज्वाइन करेंगे। उधर चमोली के जोशीमठ में भालुओं का आतंक लगातार बना हुआ है। इसी हफ्ते जोशीमठ के मारवाड़ी एरिया में भालू ने 2 लोगों पर हमला किया था। वहीं एक वीडियो जोशीमठ के रविग्राम इलाके का भी सामने आया है। वन कर्मियों को गुरुवार शाम आबादी वाले इलाके में 3 भालू टहलते नजर आए हैं। अब इन लोगों की चिंता और डर और बढ़ गई है। चमोली में भालुओं के बढ़ते हमले पर मुख्यमंत्री भी चिंता जता चुके हैं। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने चमोली और पिथौरागढ़ जैसे सीमांत इलाकों में 2 भालू रेस्क्यू सेंटर खोलने की घोषणा की है। लेकिन अब जबकि नया वीडियो सामने आया है, लोगों का डर और ज्यादा बढ़ गया और सीधे सीधे आरोप वन विभाग पर लगा रहे हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ठंड बढ़ते ही इसका असर यहां रहने वाले वन्य जीवों पर भी दिखने लगता है, जिसके चलते हिमालयन थार अब ठंड बढ़ने के साथ ही घास के हिमालयी क्षेत्रों से नीचे उतरने लगे हैं। वहीं इनके निचले इलाकों में आने से शिकारियों के लिए भी एक अच्छा मौका होता है, तो इनको शिकारियों से बचाना भी बड़ी चुनौती है। इसके लिए वन विभाग में इस इलाके में चौकसी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे जल्दी। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो उत्तराखंड में भले ही कई नदियां निकलती हैं, बहती हैं, लेकिन पानी की कमी बनी रहती है। ऐसे में अब जिन लोगों ने पानी बर्बाद किया या अपने घर में बगैर परमिशन की बोरिंग करवाई, उसको अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पेयजल निगम, जल संस्थान और देहरादून जिला प्रशासन ने ऐसे तमाम लोगों पर अब नकेल कसने की तैयारी कर ली है जिन्होंने बगैर परमिशन अपने घर में बोरिंग करवाई है या कार धोने के नाम पर लाखों लीटर पानी सड़कों पर बर्बाद करते हैं। मामले में दोषी पाए जाने पर 1 लाख तक का जुर्माना या फिर 5 साल तक की सजा हो सकती है। दरअसल पूरी कवायद सेंट्रल ग्राउंड वाटर लेवल अथॉरिटी के 8 अक्टूबर के ऑर्डर के मद्देनजर की जाएंगी, जिसमें पर्यावरण अधिनियम संरक्षण के तहत कार्रवाई होगी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने सेक्शन 5 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आदेश जारी किए हैं, जिसका उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा है, 1 लाख का जुर्माने का प्रावधान है या दोनों का ही कानून में इसमें प्रावधान है।
अब पेयजल संस्थान और सिंचाई विभाग मिलकर नीति बनाने और पानी की बर्बादी रोकने के लिए प्रदेश भर में पानी के मीटर लगाने की बात कह रहा है। उसका सबसे रोकने का जो कारगर उपाय है तो वो ये है कि मीटर लगा दिया है सारे कनेक्शन पे, और उसका जो टैरिफ है जो जितना उपयोग करेगा उस हिसाब से आधारित हो जाए। वहीं देहरादून प्रशासन ने भी गैर कानूनी तरीके से पानी का इस्तेमाल करने वाले लोगों का सर्वे कर लिस्ट मंगाई है। यदि लोग अवैध रूप से इस तरीके से बोरिंग कर रहे होंगे और अगर जल संस्थान की उसमें कोई अनुमति नहीं ली जा रही होगी तो संबंधित विभाग जो जल संस्थान है उसको निर्देशित किया जाएगा कि वो इसको चेक करें और ऐसे जो लोग हैं उनके विरुद्ध जो है जो नियम हो उनके अनुरूप कार्रवाई। यानी अगर अब आपने पानी की बर्बादी की तो जेल की हवा खाने को भी तैयार रहे, क्योंकि सरकार अब पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। और बड़ी खबर अल्मोड़ा से है, जहां मेडिकल कॉलेज में जो मारपीट हुई थी, हॉस्टल वार्डन और डॉक्टर की मारपीट में प्राचार्य ने 3 जूनियर डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया है, जबकि वार्डन अनिल पांडे को भी पद से हटा दिया गया है। तो जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उपस्थिति पंजिका होती है, उसमें हस्ताक्षर को लेकर ये विवाद हुआ था, सिग्नेचर को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट की गई थी सीनियर डॉक्टर से। तो इसी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, 3 जूनियर डॉक्टर्स को हटा दिया गया है, जबकि वार्डन अनिल पांडे को भी फिलहाल पद से हटाया गया है। बिजली बिल से परेशान बेताल घाट के ग्रामीणों ने बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव किया। इनकी मांग है कि उनके हजारों के बिलों की कटौती की जाए। तो बिजली विभाग ने 10 से 20-20 हजार के बिल इनको थमा दिए हैं। ऋषिकेश के डोईवाला में गन्ना किसान मिल शुरू ना होने से नाराज है। उनका कहना है कि पेराई शुरू नहीं हुई है, जबकि गन्ना खेत में तैयार खड़ा है, जिससे आगे फसल बोने के लिए भी उनको देर हो रही है। नई टिहरी जिला अस्पताल के पास प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिलने के बाद उसे सील किया गया। कोविड मॉनिटरिंग कमेटी के निरीक्षण के दौरान ये बड़ी लापरवाही सामने आई थी। तो इन खबरों के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।